हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आलोक सर और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कॉमर्स विद केविन आलोक सर में। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट विल कवर एवरीथिंग फॉर द क्लास 11 टिल योर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। तो तब तक हमारे पास कुछ समवेयर अराउंड 20 टू 29 डेज होंगे और ऐसे ही मैं रोज आपके लिए एक एक क्लास लेकर आता रहूंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Okay, so without wasting the time, let's start and back to the topic. Students, today's class is all about the accounting, accountancy, and what is bookkeeping and which one is bigger concept. What is the meaning? What is the objective? ये accounting होती क्या है? सब कुछ सीखेंगे हम बिल्कुल ही सरल और साफ शब्दों में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग? देखिए, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो वो चाहता है कि उसको उसके बिजनेस से प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है, कोई भी लॉस सोचकर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग एक तरीका है, इट्स अ वे, इट्स अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज थ्रू विच योर बिजनेस कम्युनिकेट्स विथ यू, जिसके थ्रू आपका बिजनेस आपसे बातें कर सकता है। आपका बिजनेस आपको बताएगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, फिर आप उसमें चेक करोगे, ओके बैक एंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी मैं अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा उधार दे रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। मीनिंग, बेसिकली accounting is a language of communication of through which your business communicates with you. Okay, so it is a language, as you can see here I have written, it is a language, it is a way of communication. एंड व्हाट इज आईएमआरसी एंड एसएससी? तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा होगा, अकाउंटिंग के बारे में जानते होंगे, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली एक और वर्ड के बारे में सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। व्हाट इज द बुक कीपिंग थिंग? बुक कीपिंग अकाउंटिंग से भी छोटी होती है और बुक कीपिंग का मतलब होता है, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, बुक कीपिंग यानी बुक्स बनाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसमें हम किन चीज़ों की बुक बनाते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स बनाते हैं और उनको सिस्टमेटिकली डे वाइज, विच इज ऑल्सो नोन एज द टर्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जब उसको मेंटेन करते हैं, तब हम उसे कहते हैं बुक कीपिंग। हमारी बुक कीपिंग सिर्फ IMRC से रिलेट करती है। तो हमारे प्यारे बच्चों, व्हाट इज IMRC? दिस इज अ कीवर्ड टू कीप इन माइंड। IMRC इज द बुक कीपिंग एंड SSC इज वेयर बुक कीपिंग एंड्स, दैट इज अकाउंटिंग। IMRC का मतलब होता है, द फर्स्ट टू C स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट विच आइडेंटिफाइंग विच ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग ये भी बुक कीपिंग का पार्ट होता है। यानी जब हमें पता चल गया कि ओके हमारी मम्मी हमारे लिए रोटी बना रही है, दिस इज नॉट एन थिंग विच शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा कोई कस्टमर हमारी शॉप पे से कोई सामान लेकर जा रहा है, ओके वी हैव आइडेंटिफाइड सर, it's a thing which should be recorded in the book. I. Next one is M, which means measuring. मेजरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना या नापना। अब अगली जो चीज है कि आपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसको आपको मेजर करना है। जैसे हमको पता है कि मेजरिंग की एक यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ये एक यूनिट होती है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में मेजरिंग की एक सिंपलेस्ट यूनिट है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एंड इट इज करेंसी, रुपीज। ऑब्वियसली तो हर चीज को मेजर करने के लिए हम चीजों को रुपी में कन्वर्ट करते हैं। हम ऐसे नहीं देखते कि हमारे बिजनेस में 10 चेयर, 10 फैन, 10 ट्यूबलाइट्स हैं। नहीं, हम ये देखते हैं कि 10 शेयर, 1 शेयर ऑफ रुपीज 500, सो इनटू 10 इज 5000 रुपीज। हर चीज को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट आर। आर इज, अब हमने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, विच थिंग इज टू बी रिकॉर्डेड, विच थिंग इज टू बी स्किप, हमने उसको मेजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड इट। अब हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। हमारे बिजनेस में 8 तरीके की मेन बुक्स होती हैं, which we will discuss further in the topic. So student, I am identifying, measuring, recording, and now अब हमें रिकॉर्ड करने के बाद हर किसी के अकाउंट को जो हमने मिक्सअप कर दिया है, पूरी खिचड़ी बना दी है, यानी हमने रेंट भी उसी में लिखा है, हमने कैश ट्रांजैक्शन भी एक ही नोटबुक में लिखे हैं, हमने अपना बैड डेट भी एक ही नोटबुक में लिखा है, हमने सेल्स, परचेज, सारा कुछ एक ही नोटबुक में लिखा है, विच इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे वो होते गया है उस ऑर्डर में हमने उसको लिखा है। नाउ वी हैव टू सी, दैट इज क्लासिफाइड।
Now we have क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब होता है इसकी हम एक अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। यानी कौन सी कैटेगरी? जो परचेज वाले आइटम्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट बुक परचेज बुक बनाएंगे। जो हमारा सेल्स से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए हम सेपरेट सेल्स बुक बनाएंगे। हमारी जो कैश से जुड़ी हुई आइटम्स है उसके लिए हम कैश बुक बनाएंगे। सो स्टूडेंट हियर द बुक कीपिंग एंड्स विच इज आइडेंटिफाई। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को स्किप करना है। नेक्स्ट हमने देखा मेजरिंग। हमने उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया। हम किसी भी दूसरे टर्म में इसको मेजर नहीं कर सकते। और ये हम आगे देखेंगे कि अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस भी होती है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करके ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नजर में रखता है। सो आइडेंटिफाई मेजरिंग। अब हमने उस चीज को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? अपनी बुक में। और रिकॉर्ड करने के बाद जब हमें मंथ एंड पे या 15 दिनों पे पूरे ट्रांजेक्शंस को देखना है तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उस डेट पे जाएंगे पर उस डेट पे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शंस लिखी होंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शंस को सेग्रीगेट करके उसकी एक डिफरेंट डिफरेंट बुक बना लेते हैं। हालांकि अब ये सारी चीजें एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर से होती है जिसको हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। अब वो सारे काम चुटकियों में कर देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड के थ्रू ही सीखेंगे पूरे प्रोसेस को, so ये IMRC is the part of bookkeeping. Now what is accounting? Accounting is where bookkeeping ends. Now bookkeeping is ended at the term C. अब हमारा अगला टर्म आता है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और क्लासिफाई करके हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजर बुक्स में भी रख लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज S, which is standing for समराइजिंग। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस को जो भी हमने एक जगह लिखा था, एक जगह से हमने परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग और सभी की डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स बनाए, लेजर बुक्स बनाए। फिर लेजर बुक्स बनाने के बाद अब हमको वापस से इसे एक जगह लाना है। क्यों एक जगह लाना है? क्योंकि जब तक हम इन चीजों को एक जगह नहीं लाएंगे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस को अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैड डेट ज्यादा है या डेप्रिसिएशन ज्यादा है, क्या चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें फिर से इन सारे अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज A stands for। अब हमने इसको समराइज कर लिया। समराइज करने के बाद अब हमें इसे एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज यानी हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि आखिर किस ट्रांजैक्शन में हमने कितने स्पेंड किए, किस ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमने कितने अर्न किए। ओके, सो दिस इज समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड लास्ट वन, जब सब कुछ हो जाने के बाद ये हमारा बिजनेस हमसे बातें करता है और हमें बताता है, it communicates with us, it communicates with us and tells us whether our business has earned the profit या हमारे बिजनेस को किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। So students, here we saw these things are part of the bookkeeping, while these SAC is part of your accounting. So I hope आपको bookkeeping और accounting के बीच के डिफरेंस समझ में आ गए। Accounting is a process basically student. So IMRC SAC is your bookkeeping and accounting. So as we saw, it is a language way to communicate. Now we are going to see the characteristics of accounting. Okay students, so now what are the characteristics of accounting? ये accounting की characteristics क्या होती है, accounting दिखती कैसी है? So first thing is art as well as a science. तो हमने हमेशा से ये पढ़ा है, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो अकाउंटिंग हो, सो ये चीज़ें आर्ट भी होती हैं और साइंस भी होती हैं। आज हम समझेंगे इसके बीच की डिफरेंस क्या होती है। अब हम आर्ट किसे कह सकते हैं? आर्ट इज ऑलरेडी विद सम पर्पस इन द माइंड व्हेन यू स्टार्ट समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ की पेंटिंग बनाने जा रहे हैं तो हमें एक आर्टिस्ट को ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है, वो हमेशा इस चीज़ को इमेजिन कर पाता है कि मेरी वो पेंटिंग दिखेगी कैसे। सो सेम वे में जो हमारा अकाउंटेंट होता है उसको भी ये चीज़ पता होती है कि ये जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन मेरे पास आया है, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस आए हैं, इसको मुझे कहाँ कहाँ और किस तरीके से ट्रांजैक्ट करना है, इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। सो इट इज ऑलरेडी decided in the mind of the accountant. That means it is a predefined purpose behind it. Okay, so that's why it is called as the art. और art में और एक चीज होती है जिसको हम सभी जानते हैं, it is always what? It is the creativity. Creativity क्या होती है? यहाँ पे accountant अपनी creativity लगाता है और business के assets को बचाने की कोशिश करता है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। He always try to minimize the loss and he always try to maximize the gain of the business. So that is why student, accounting is an art.
for us. But how it is a science? What is a science? Science is everything which is backed up with a proper proof, strong proof. ये कभी भी तुक्का या अनुमान के बेस पे नहीं होता. So science is a systematic body of knowledge, predefined body of knowledge. So हमने इसमें भी देखा है, अकाउंटिंग में भी देखा है कि हमें फॉर्मेट को जैसे बनाना है हम वैसे ही बनाते हैं. अगर हमको एसेट्स को राइट साइड में लिखना है तो हम एसेट्स को राइट साइड में ही लिखेंगे, हम एसेट्स को लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे. क्यों? कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता. जैसे मैंने किसी वीडियो में सुना था कि हम किसी डिश को पालक पनीर बोलते हैं. हम इसको पनीर पालक क्यों नहीं बोल सकते सर? मीनिंग तो सेम आएगी. नहीं, बट हम इसको बोलने के लिए क्या करते हैं? पालक पनीर बोलते हैं. सो इट इज़ अ साइंस. व्हाट इज अ साइंस? साइंस हर वो चीज़ है जो किसी ना किसी रीजन के वजह से, किसी ना किसी प्रूफ या एविडेंस के वजह से क्या है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. सो स्टूडेंट, हमारी अकाउंटिंग भी उसी तरीके से एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में आ जाता है दैट प्रूफ हाउ इट इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस, और जस्टिफाई योर आंसर हाउ अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. सो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो विथ सम प्री डिफाइंड पर्पज, and due to the creativity it is an art and predefined body of knowledge, structured body of knowledge होती है. हर एक rules इसको properly observe किया गया है, इसमें principles है. That's why it is a science. Now moving on to the next point, which is financial transactions only. So student, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं विच आर समटाइम्स इंपॉर्टेंट, विच आर समटाइम्स नॉट इंपॉर्टेंट. बट इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी बुक कीपिंग में आ ही जाएंगे. यानी कि जैसे मान लीजिए किसी दो मैनेजर, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, इनके बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने की वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द क्वेरल, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हम बिजनेस के लॉस को तो हम अपने बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम इन दोनों मैनेजर्स के बीच में हुए झगड़े को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं? नो. सो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. अदर ट्रांजैक्शन विच मे बी क्रूशियल, which due to which your business is suffering or gaining, हम उस चीज़ को नहीं दिखा सकते. हो सकता है हमने किसी मैनेजर को हायर किया और वो मैनेजर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट हम अपने बिजनेस के सिर्फ प्रॉफिट को दिखाएंगे, ना कि इस चीज़ को दिखाएंगे कि हमने किसी नए मैनेजर को हायर किया. ओके स्टूडेंट, सो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. नाउ नेक्स्ट वन इज द मॉनेटरी टर्म्स और वैल्यू. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए. अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है कि ये कभी भी आपकी क्वालिटेटिव थिंग्स पे फोकस नहीं करता. क्वालिटेटिव थिंग्स पे फोकस नहीं करता. किस चीज़ पे करता है सर? ये हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करता है. यानी आपके बिजनेस में 10 चेयर, आपके बिजनेस में बहुत बड़ी लैंड, आपके बिजनेस में बहुत बड़े प्रोडक्शन के प्लांट, सब कुछ हो, लेकिन आप इसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. तो हर एक चीज़ की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और आपको उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करना होता है. ये अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. नेक्स्ट वन इज क्लासीफाइंग. अकाउंटिंग ऑलवेज क्लासिफाइज थिंग्स. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में रखना. एसेट्स की अलग क्लास बना दी, लायबिलिटीज की अलग क्लास बना दी, कैपिटल की अलग क्लास बना दी, कैश का अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया. सो अकाउंटिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन क्लासिफाइंग. एंड स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जब तक हम चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में नहीं रखते, ऑब्वियसली वही चीज़ होती है जो हमारे साथ एग्जाम में लास्ट मोमेंट में होती है. हम अपने नोट्स में उस चीज़ को ढूंढते रहते हैं कि यार सर ने पढ़ाया तो था पर वो कहाँ गया, वो नहीं मिल पाती. सो देयरफॉर देयर शुड बी अ डिफरेंट क्लास, डिफरेंट नोटबुक फॉर एवरीथिंग. नेक्स्ट वन इज समराइजिंग. अब ऑब्वियसली हम पूरा समंदर तो देखने बैठेंगे नहीं. जब भी हमारा एग्जाम होगा तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, और वो नोट्स क्या करते हैं, देखते ही हमें फटाफट से याद आ जाता है, जिनको हम न्यूमोनिक्स बोलते हैं. सेम तरीके से हमारी अकाउंटिंग भी होती है. अकाउंटिंग क्या करती है, सबसे पहले इसको क्लासीफाई करती है. क्लासीफाई करने के बाद सारे रिजल्ट को एक जगह लेके आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस वैसे तो अकाउंटिंग का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, विच इज बेसिकली मेड टू जस्ट चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. पर ये क्या करता है, चीज़ों को समराइज करके हमें एक स्नैपशॉट दिखा देता है कि सी दिस इज द ऑर्डर, परचेज, सेल्स, दैट डेट्स, दिस दैट एवरीथिंग एट वन प्लेस. सो ये क्या करता है, पूरी चीज़ों को समराइज कर देता है, जिसको हम क्या कर देते हैं, जिस्ट कर देता है. जिस्ट बना के एक शॉर्ट में हमें दिखा देता है. जैसे हम सभी को रील्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर शॉर्ट वीडियोस सभी को पसंद होती है, पर लॉन्ग वीडियोस किसी को नहीं पसंद होती. नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इंटरप्रिटेशन मीन्स रीडिंग
means trying to identify, trying to get the result with the help of whatever data you have. स्टूडेंट डेटा हम उस चीज को बोलते हैं जो रॉ है हमारे पास. ओके, सो अब उस रॉ डेटा से जब भी आप रिजल्ट को निकालते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन. तो अकाउंटिंग इसमें हमारी मदद करता है. वो हमेशा हमें एक रॉ डेटा से एक स्नैपशॉट, एक इंटरप्रिटेशन देता है. ओके, दिस मच इज योर परचेज, दिस मच इज योर सेल्स, दिस मच इज योर प्रॉफिट, this much is your loss, everything. So which is known as interpretation of data, which is at the end we understand as the result of the business. And last one is the communicating. Obviously जब आपने इंटरप्रिटेशन कर ली है, जब आपने वो डेटा को निकाल लिया है, अब आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे. अब आप इस चीज़ को कम्युनिकेट किससे करेंगे? एक बिजनेस के अंदर बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं. आपका प्रोड्यूसर होता है, मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर आर डिफरेंट, गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट बॉडीज टू whom you need to communicate that yes, we are not wasting your money, we are doing these many things with your money. There are different stakeholders for your business. So communicating the ultimate result of your business to various concerned parties. अब हम इसके बारे में बाद में एक और सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे that who are internal and who are external parties to the management. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. एंड येस, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो. एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर अकाउंटिंग. सो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? हमारे अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग? सो हमारे अकाउंटिंग का पहला पर्पस ये होता है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन हर चीज़ को याद नहीं रख सकता. ऑब्वियसली कुछ सुपर नेचुरल लोग होते हैं जो हर चीज़ों को याद रख लेते हैं, पर क्या वो हर साल के छोटे ट्रांजेक्शंस को भी याद रख सकते हैं? कितने की परचेज हुई, कितने की सेल हुई, कौन सा कस्टमर कितने रुपए का सामान लेके गया पर उसने पेमेंट नहीं करी? ऑब्वियसली. सो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख पाना नामुमकिन है. So that's why to keep this systematic record is the primary objective of our business. Next one is to calculate profit and loss. Obviously हमारा business एक बुक में सब कुछ मेंटेन करता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करता है. तो ऐसा तो नहीं है कि जब 30 साल या 40 साल के बाद हमारा बिजनेस बंद हो रहा होगा तब हम प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, अल्टीमेटली फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हुआ. सो टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर इट इज द सेम साइकिल. सो टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. नाउ प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जो भी चीजें हुई, अगर प्रॉफिट हुआ तो अगले साल भी होना चाहिए और बिजनेस में ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो सर्वाइवल के साथ ग्रोथ भी होनी चाहिए. और अगर लॉस हुआ तो भाई ऐसी क्या गलती हुई कि आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है? तो वो चीजों के रीजंस को हमको फाइंड आउट करना है और उसको फ्यूचर में होना या नहीं होना डिसाइड करना होता है. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जब हमने बिजनेस को शुरू करा तो हमने बिजनेस में कुछ कैपिटल डाला, बिजनेस में हमने नए फर्नीचर्स खरीदे, बिजनेस में सारा सेटअप किया, एम्प्लॉयज रखे, बट आज की डेट पे आप कहाँ खड़े हो? आप आज बिजनेस को प्रॉफिट पे पहुंचा रहे हो या लॉस में ले जा रहा है आपका बिजनेस? सो फाइनेंशियल पोजीशन को जानना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस. नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स. अगर आपके बिजनेस में कोई एरर या फ्रॉड चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने सामान तो परचेज करा 10 लाख रुपीस का, लेकिन आपकी सेल्स हो रही है सिर्फ 1 लाख रुपीस की और बाकी का सारा सामान आपके स्टॉक में पड़ा ही नहीं है. 9 लाख का सामान आपके पास होना चाहिए बट वो 9 लाख का सामान नहीं, तो भाई बाकी का सामान गया कहाँ? वो चीज़ ओनर को तब पता लगेगी ना जब एम्प्लॉय बताएगा. तो वो चीज़ जानने के लिए, सो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स. कभी कभी वो जानबूझ के भी होता है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश भी होता है, धांधली होती है कैश की, जानबूझ के की जाती है. एंड समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द एरर्स, जो हम एरर है रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में. सो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, वो भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. अभी हमने देखा कि कम्युनिकेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? हमारे अकाउंटिंग का. सो कम्युनिकेट का मतलब ही होता है कि आप वेरियस पार्टीज, जो कि इंटरनल भी होते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमारा जो इन्वेस्टर जिसने पैसे डाले हमारे बिजनेस में वो हो सकता है, बैंक्स हो सकती हैं, इंटरनल पार्टीज को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है चाहे या ना चाहे, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं. सो ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन देना भी हमारे बिजनेस का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है. So students, just a quick recap.
आज हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। और उसमें हमने देखा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज IMRC, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 11th की कोई भी क्लास या 12th की कोई भी क्लास चाहिए, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई विल मेक वन क्लास फॉर यू एंड एवरी डे आई विल कीप कमिंग विद दीज क्लासेस। ऑब्वियसली किसी दिन इंसान बीमार पड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी चीज़ों में हो जाता है, तो उस दिन वीडियो नहीं आ पाएगी, बट डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सिलेबस 11th के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज अगर आप कहेंगे तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट अप टिल योर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।